हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अफ्स्पा कानून के बारे में हम सभी लोग काफी कुछ जानते हैं और पिछले काफी लंबे समय से इस कानून पर अलग अलग समय पर बहस होती रही है। कभी कुछ क्षेत्रों में इस कानून का दायरा बढ़ाया गया है और कभी कुछ क्षेत्रों से इस कानून का दायरा घटाया गया है। आजादी के बाद से इस कानून की विशेषताओं को हम देखते आ रहे हैं और देश के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से इस अधिनियम को लाया गया था। आज के सेशन में इसको लेकर के फिर से कुछ अपडेट हमारे सामने है। कुछ क्षेत्रों से इसको हटाए जाने की बात है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे इस अधिनियम के मूल प्रावधानों को किस तरह से लाया गया और क्या आज के समय में इसका कितना महत्व रह जाता है और इसको किस हिसाब से हमें लागू किए रहना चाहिए, या भी कौन सी वजहें हैं जिनको देखते हुए ये अधिनियम महत्वपूर्ण हो सकता है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों से क्यों हटाया अफ्स्पा, तो ये प्रश्न भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कुछ क्षेत्रों से हटाया है तो क्यों हटाया है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये अनिश्चितकालीन समय के लिए भी लागू रहा है। तो कौन कौन सी स्थितियां ऐसी बनती हुई दिखी हैं जिसकी वजह से ऐसा एक निर्णय लिया गया है। न्यूज है, अफ्स्पा लिफ्टेड फ्रॉम मोर एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के कई सारे क्षेत्रों से हटा है। चर्चा में क्यों है इस पर थोड़ी सी और बात करते हुए समझ लेंगे। क्षेत्रवार निर्णय किस तरह से लिए गए हैं, किन किन क्षेत्रों से या कितने जिलों से हटा है, इसके अलावा क्या कारण है इनको हटाने के। एक और प्रश्न में समझ लेंगे कि ये आखिर कानून है क्या, इसको लेकर के किस तरह के विवाद रहे हैं और क्या निष्कर्ष हो सकता है। एक प्रश्न मुख्य परीक्षा में आपसे डिमांड कर सकता है इसके बारे में लिखने की, तो उसके बारे में भी समझ लेंगे। इसके अलावा कुछ समितियां भी गठित की गई थी सेकंड एआरसी में, इसको लेकर के कुछ रिकमेंडेशंस भी आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कुछ कहा है, उसको भी जानेंगे। जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा खंड से यह विषय जुड़ता है। चलिए, चर्चा इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया है कि असम, नागालैंड और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी अफ्स्पा के तहत जो अशांत क्षेत्र हैं उनके अधिकार क्षेत्र को और कम किए जाने के जो निर्णय है वो लिया गया है। तो अशांत क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को कम किया गया है, इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है और वहां पर फिर ये कानून सशस्त्र बलों को कई तरह के अधिकार देता है, शक्तियां प्रदान करता है। तो इन क्षेत्रों को कम कर दिया गया। अब हमने घोषित कर दिया कि ये क्षेत्र अब अशांत क्षेत्रों में नहीं आते, तो अपने आप यानी स्वतः ये कानून वहां से हट जाता है। अब पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थितियों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, ऐसा भी गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। इस वजह से फिर इसको हटाए जाने की बात है। कुछ और बातें गृह मंत्रालय ने बताई हैं। ऐसा कहा है कि दशकों बाद पहले, अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो अप्रैल 2022 से नागालैंड, असम और मणिपुर में इसके तहत यानी इस कानून के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया गया था और अब 1 अप्रैल 2023 से जो अशांत क्षेत्र हैं उनको और कम किया जाएगा। यानी बेसिकली अगर हम पिछले साल से इसको लगा करके देखें तो 2 बार इसको कम किया गया है, क्षेत्रों में कमी आई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो पिछले साल ये असम, नागालैंड और मणिपुर के कई जिलों से इसको हटाया गया था, 2022 की बात है। 9 जिले और एक अन्य जिले के उपमंडल को छोड़कर पूरे असम राज्य से यह अधिसूचना हटा दी गई थी। मणिपुर में देखें तो 6 जिलों के 15 थाना क्षेत्र अशांत क्षेत्र अधिसूचना से बाहर आए थे, पिछले साल की ही बात है। नागालैंड में भी 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से इसे वापस लिया गया था। अब जो नया निर्णय है 1 अप्रैल से लागू होगा। और कुछ जो नए क्षेत्र हैं उनके बारे में भी दिया है कि असम का 1 जिला इस बार, मणिपुर के 4 पुलिस थाना क्षेत्र और नागालैंड के 3 और पुलिस थानों से इस सूचना को हटाया गया है। और अब असम के केवल 8 जिलों में ही ये कानून लागू होगा। यानी बेसिकली अगर हम देखें तो जो दायरा है वो कम होता जा रहा है। और अगर हम इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में समझें, इसका क्या महत्व है, इससे ये पता चलता है कि उन क्षेत्रों में जो भी परिस्थितियां थी वो अब सामान्य होती जा रही हैं। कारणों में इसकी चर्चा है कि साल 2014 की अगर हम तुलना करेंगे, जब सरकार आई थी, नए चुनाव हुए थे, तो वर्ष 2022 में चरमपंथी जो घटनाएं हैं उनमें 76% की कमी आई है। इसी अवधि में अगर आप देखेंगे तो जो सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की मौतों की घटनाएं होती थी उसमें 90% और 97% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो पिछले 4 सालों में पूर्वोत्तर राज्यों में कई शांति समझौते हुए हैं और कई सारे जो चरमपंथी समूह हैं उन्होंने हथियार डाले हैं और संविधान के तहत निष्ठा को मानते हुए, निष्ठा जाहिर करते हुए फिर हथियारों को त्यागा है। इससे हम बेसिकली कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों का समावेशन हो रहा है और एक अच्छा कदम है अगर हमें इसको हटता हुआ हम देख पा रहे हैं। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो इस कानून से जुड़ते हैं। तो अफ्स्पा क्या है, ये कानून अफ्स्पा इसको बोल रहे हैं,
तो इसको बोलते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसके बैकग्राउंड को देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो विरोध प्रदर्शन पब्लिक कर रही थी उसके लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ कानून बनाए थे, और उन्हीं कानूनों का फिर पुनर्गठन करके हमने उसको आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए इस्तेमाल किया था। 1947 में इसे 4 अध्यादेशों के माध्यम से जारी किया गया था, और बाद में इन अध्यादेशों के स्थान पर 1948 में एक अधिनियम द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। आगे देखें तो पूर्वोत्तर में जो अभी वर्तमान कानून लगा हुआ है वो 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री थे जीबी पंत, उनके द्वारा संसद में पेश किया गया था। हालांकि उस समय इस कानून को एक दूसरे नाम से हम जानते थे। इसको कहते थे शुरू में सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958, क्योंकि और जो राज्यों का गठन है वो उसके बाद हमें दिखाई देता है। शुरुआत में असम और मणिपुर के अधिकार क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य अस्तित्व में जब आते हैं तो फिर अधिनियम को संशोधित करके उन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाता है। अब हम इसका एक मूल पाठ यहाँ देखें तो इसमें दिया हुआ है सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, और आपको दिखाई देगा कि जब यह अधिनियम लाया गया था 58 वाला, तो ये कितने राज्यों पर लागू था। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों के जो सैन्य बल थे उनको शक्तियां दी गई थी इन क्षेत्रों के लिए। तो इसका विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों की ही बात कर रहे हैं तो इस तरीके से किया गया था, लेकिन आज के समय इसमें काफी ज्यादा कमी आई है। तो इसके तहत होता क्या है, क्यों इसको लेकर इतना विवाद है, किस तरह से अधिकार मिलते हैं, समझिए। तो उसको ऐसे समझे कि जो भी अशांत क्षेत्र हैं वहां पर जो भी सशस्त्र बल मौजूद होंगे, और केंद्रीय भी हो सकते हैं, राज्य के भी हो सकते हैं, राज्य के पुलिस बल, केंद्र के पुलिस बल, उनको ऐसे लोगों के ऊपर जो उस क्षेत्र में इंसर्जेंसी फैला रहे हैं या किसी तरह के नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो समाज के लिए अशांति फैलाने वाली हो सकती है, देश की एकता और अखंडता को बाधित कर सकती है, तो उन लोगों को मारने और बिना वारंट के परिसर की तलाशी लेने का अधिकार है। ऐसी घटनाओं के बाद जो अधिकारी होंगे वहां पर सशस्त्र बल होंगे, उनके ऊपर किसी भी तरह का अभियोजन या कानूनी मुकदमा नहीं किया जा सकता। एक तरह के निरंकुश अधिकार उन्हें मिल जाते हैं। साल 1972 में इसमें कुछ संशोधन होते हैं। उसके अलावा जो किस क्षेत्रों को अशांत घोषित करने की बात हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें केंद्र को भी शक्तियां दे दी गई थी राज्य सरकार के साथ साथ। अब केंद्र सरकार भी घोषित कर सकती है किसी भी क्षेत्र को एक अशांत क्षेत्र के रूप में। त्रिपुरा में अगर हम देखें तो साल 2015 में यह अधिनियम निरस्त हो चुका है, उसके सभी क्षेत्रों से हट चुका है। मेघालय में लगभग 27 साल ये लगा रहा, लेकिन 1 अप्रैल 2018 को वहां से भी इसे हटा दिया गया। आज के समय असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह अधिनियम लागू है, पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में। तो विवाद क्या है इसको लेकर के? इसको लेकर के कई तरह के विवाद हैं। बेसिकली अगर किसी भी संस्था के पास पावर आती है, चाहे वो सशस्त्र बल हो या फिर कोई भी संस्था हो, तो ऐसे कई बार हमें अपवाद देखने को मिलते हैं कि उस पावर का मिसयूज हो जाए। कुछ ऐसे मुद्दे यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो सुरक्षा कर्मियों को बल का उपयोग करने और गोली मारने का जैसे ही अधिकार मिलता है, तो कई बार ऐसी भी खबरें मिलती हैं या ऐसे भी आरोप लगते हैं कुछ निर्दोषों के साथ गलत हुआ है और निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो सैनिकों को बिना वारंट परिसर में प्रवेश करने, तलाशी और गिरफ्तारी की शक्तियां भी कई बार मनमानी दिखाई देती हैं और इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। आरोप लगते हैं फर्जी मुठभेड़ और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के भी आरोप लगते हैं। कई बार अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति ऐसी किसी भी चरमपंथी घटना में शामिल नहीं था, तो ऐसे आरोप यहाँ पर लगते हुए दिखाई देते हैं। अब इसको लेकर के कुछ सिफारिशें की गई थी। एक समिति का गठन हुआ था नवंबर 2004 में इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमें ये देखना चाहिए कि इस अधिनियम को अभी कितना लगाए रहना आवश्यक होगा। तो न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। समिति ने जो सिफारिश दी थी उसमें उन्होंने अफ्स्पा को निरस्त किए जाने की बात कही थी, और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 का था, इसमें भी कुछ प्रावधानों को शामिल किए जाने की बात की थी। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड एआरसी को, तो एआरसी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। इसकी सिफारिशें अगर आप इसकी 5वीं रिपोर्ट को देखेंगे तो इन्होंने भी कहा था कि अफ्स्पा को निरस्त कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन देखेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालांकि इस कानून को
असंवैधानिक घोषित नहीं किया था, कि संवैधानिकता को बनाए रखा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और अगर आपको निष्कर्ष देने हों, कुछ सुझाव देने हों इस अधिनियम को लेकर के, तो ये सुझाव हो सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में वाक़ई इनकी आवश्यकता हो, वहाँ पर ही इन्हें लगाया जाना चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं कि पूरे राज्य में लगा दिया गया, इनको निश्चित कुछ क्षेत्रों को चुन करके लगाना चाहिए। दूसरा एक सुझाव ये भी हो सकता है कि इसका उपयोग हमें इस तरह से करना चाहिए कि कुछ समय के लिए ये लगा है, कुछ समय बाद इसका पुनर्परीक्षण किया जाए कि क्या वाक़ई अब उन क्षेत्रों में इतनी आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं या फिर प्रशासन के सामने कई तरह की चुनौतियाँ पैदा करती हैं। तो कुछ ऐसा ही ये कानून दिखाई देता है। एक तरफ इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है देश को एकीकृत रखने में, लेकिन कई बार जब दुरुपयोग होता है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। तो ये था इस पूरे अधिनियम को लेकर के जो जानकारी है। अब चूँकि कुछ क्षेत्रों से हटा है, तो अच्छी बात है। ये प्रगतिशील जो एक घटना है हमारे सामने आई है। प्रश्न क्या है? सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम क्या है? इसे लागू किए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए इससे जुड़े विवादों पर चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में आप इस उत्तर को फ्रेम कर सकते हैं। बेसिकली आज का हमारा डिस्कशन इस पर ही था, तो आप इसको लिखने की जो प्रैक्टिस है ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।